हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी एकेडमी रश्मि। और आज मैं यूजीसी नेट की परीक्षा दिसंबर में जो 2023 में हुई थी उसका पेपर लेके आई हूँ। इससे पहले मैं पेपर ये पार्ट 1 भाग 1 में करवा चुकी हूँ। 26 क्वेश्चन में उसमें कराए हैं मैंने, और आज मैं 27 से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। क्वेश्चन नंबर 27 साधारणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। ए, आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार काव्य, नाटक, विभाव आदि तीनों का व्यापार असाधारण रूप ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप से युक्त हो जाता है। बी, भट्टनायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। सी, अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष रहते हुए सामान्य प्राणी मात्र रह जाता है। डी, आचार्य राम शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रित धर्म के साथ तदात्मक होता है, परिणामतः आलम्बन तत्व धर्म का सामान्यकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। ई, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार साधारणीकरण न तो आशय राम का होता है न आलंबन सीता का होता है, अपितु वह कवि की अनुभूति होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर बी है। ठीक है, बी, डी, ई। व्याख्या में देख लेते हैं। साधारणीकरण के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सत्य कथन है। भट्टनायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रित धर्म के साथ तादात्म्य होता है और परिणामतः आलम्ब तत्व धर्म का सामान्यीकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार साधारणीकरण ना तो आश्रय राम का होता है न आलम्ब सीता का होता है, अपितु यह कवि की अनुभूति का होता है। और महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं इसमें, देख लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास में अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रकाश डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो ए, राजनीतिक और सामाजिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक। तो ए, डी, सांस्कृतिक। ठीक है, डी। व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का जिक्र किए हैं, जबकि संस्कृति परिस्थिति का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। क्या पूछा था? नहीं, संस्कृति का नहीं किया है। ठीक है, शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के काल विभाग शीर्षक में यह भी लिखा है कि प्रत्येक काल का वर्ण इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति मूलक उन रचनाओं का वर्ण होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। क्वेश्चन नंबर 29 नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है। कथन 2 में वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है, कोलू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओकारनाथ का है। तो राइट आंसर देखते हैं इसमें। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन है। सी, एक सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कौन सा असत्य है? ये वाला। कौन सा सत्य है? ये सत्य है। गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर था। ठीक है, और सेकंड वाला यह वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं, कोलू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओकारनाथ का नहीं था। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गोदान
गोदान उपन्यास के अनुसार सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई आवश्यक नहीं जरूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह, क्या है, राय साहब अमरपाल सिंह कहाँ रहते हैं? सेमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। कितना अंतर है? 5 मील का अंतर है। इस प्रकार कथन एक सत्य है। ठीक है, वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं कोलू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र मेहता का है ना, और ओकार नाथ का नहीं है, और मेहता का है ये कथन। ठीक है, इसीलिए सेकंड आंसर गलत था उसमें। मेहता के कथन है अन्य महत्वपूर्ण तत्व, जो दुख और सुख दोनों का, अन्य महत्वपूर्ण तत्व दे रखे हैं। मेहता के कथन है, जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। उठने का नाम ही नहीं लेते, वह सार्थक ही। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नांकित काव्य पंक्तियों में रीतिबद्ध काव्यधारा, क्या है? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियां हैं, है ना, क्या काव्य पंक्तियां हैं, किनसे? कवियों से जुड़ी हैं। ठीक है, देखते हैं। ए भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब काई, बी हिल मिली जाने तासो मिली के जनावे हित हित हेत हित को न जाने ताको हिति न बिसाही। कबीर की काव्य पंक्तियां हैं। कविता बाजन दे बाजंत्री कली कू कही जानी छेड़ में बाजंत्री शब्द का अर्थ है बीड़ा। इस कविता की अगली पंक्तियां हैं। मुझे मुझे वीरानी का परी अपनी आप निवेर, इसमें कली कुकही का अर्थ है निकृष्ट भाग। क्वेश्चन नंबर 32, धूमिल की नक्सलबाड़ी मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में हैं? ए किसमें है? संसद से सड़क तक। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। इनका काव्य संग्रह संसद से सड़क तक, क्या है? संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित हुए। इस संग्रह में संग्रहित कविताएं हैं, और भी कविताएं दे रखी हैं इसमें। व्याख्या देखते हैं। कविता 20 साल बाद जनतंत्र के सूर्योदय में, फिर अकाल दर्शन, वसंत, एकांत कथा, शांति पाठ, उस औरत के बगल में लेटकर, राजकमल चौधरी के लिए, मोचीराम, शहर में सूर्योदय, प्रौढ़ शिक्षा मकान, और संसद से सड़क तक की कविताएं। ये जो कविता निम्नलिखित काव्य संकलन में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है। किसका? राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन, क्या है? एकांत संगीत 1939, अंजलि 1930, सी सतरंगिनी 1945, चित्ररेखा 1935, और ई एकलव्य 1958। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? सी। व्याख्या में देखते हैं एक बार। नीचे दिए गए काव्य संकलनों का परिचय इस प्रकार है। एकलव्य सबसे पहले। नीचे दिए गए काव्य संकलनों का परिचय इस प्रकार है। एकांत संगीत 1939 हरिवंश राय बच्चन, लेकिन इसमें क्या पूछा है? राम कुमार वर्मा की पूछी है। ठीक है, याद रखना राम कुमार वर्मा का पूछा है इसमें, तो सबसे पहले राम कुमार वर्मा पर टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो अंजलि 1930, इसीलिए सबसे पहले इसमें बी आया, अंजलि 1930। ठीक है, उसके बाद सतरंगिनी 1945 हरिवंश राय बच्चन की है ये। फिर चित्ररेखा 1935 राम कुमार वर्मा की। तो चित्ररेखा कहाँ है? चित्ररेखा डी, तो बी डी। और फिर एकलव्य 1958 राम कुमार वर्मा की है ये, और ई, इसीलिए बी डी और ई। ठीक है, इसीलिए बी डी और ई, राइट आंसर सी। और भी दे रखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं ये। ठीक है, काव्य वीर हमीर चित्तौड़ की चिंता
एक बार देख लीजिए वीडियो को रोक के, ठीक है। सुमित्रानंद पंत की इनकी काव्य कृति एकलव्य की छायावादी अभिव्यंजना का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 34, जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखक ने लिखा है? किसके बारे में लिखा है? ठाकुरी बाबा, प्रेमचंद, एक कहानी यह भी और आबोदरी। तो इसमें राइट आंसर क्या है? सी, एक कहानी यह भी। व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त वाक्य मनु भंडारी द्वारा अपनी आत्मकथा एक कहानी यह भी 2007 में कि अमुक में कहा गया है। मनु भंडारी इस आत्मकथा न मानकर कहानी मानते हैं। इसे क्या मानते हैं? कहानी मानते हैं। कौन? मनु भंडारी। मनु भंडारी, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है एक कहानी यह भी, जिसमें मनु भंडारी की अध्यापिका शीला का जिक्र है। किसका जिक्र है? शीला का जिक्र है। अध्यापिका है जो का जिक्र है। किसका जिक्र है? अध्यापिका शीला का। मनु भंडारी के पिता सुख संपत राय थे। इनकी माता का नाम अनूप कुमारी था। मनु भंडारी अपने 2 भाई तथा 2 बहनों के बाद सबसे छोटी थी। मनु भंडारी जी ने अकेली कहानी अपनी यहाँ काम करने वाली विधवा बुढ़िया पर लिखी, जिन्हें वे नानी साहब कहती थी। क्वेश्चन नंबर 35, एक टोकरी भर मिट्टी। कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी? ए, पौधे लगाने के लिए, बी, घर बनवाने के लिए, सी, चूल्हा बनवाने के लिए, डी, चौका तैयार करने के लिए। तो राइट आंसर इसका सी है। इसका सी है, चूल्हा बनवाने के लिए। व्याख्या देते। एक टोकरी भर मिट्टी माधव राय स्पे द्वारा रचित कहानी है। ये कहानी 1901 में प्रकाशन में आई। इस कहानी का अंश है, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मेरे बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाएगी। जब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इस प्रकार एक कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग चूल्हा बनाने के लिए करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं इसके। एक टोकरी भर मिट्टी, इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रारंभिक अंश, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी, ठीक है। इस झोपड़ी में विधवा के पति और उसका। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। संस्कृत और सौंदर्य में आए कथन है। ए, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। बी, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा। सी, द्विवेदी जी जहाँ संस्कृति की केवल महासंग्रहता की हिमायत करते हैं, वहाँ आगे त्याग का जिक्र करते नहीं भूलते। डी, प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनः निर्मित करने का प्रयास किया था। ई, नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर बी है। ए, बी, डी। ए, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। बी, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा, ठीक है। और डी, प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनः निर्मित करने का प्रयास किया था। व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृति और सौंदर्य निबंध किसके? नामवर सिंह द्वारा रचित है निबंध है। इस निबंध में आए कथन है। ए, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। सेकंड, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा। थर्ड, प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है इसके। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, आप वीडियो को रोक कर एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लंबी होती है। 37 क्वेश्चन नंबर 37, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास में
सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना। किसे चुना है? ए इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, बी प्लेइंग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास, सी 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। और देखते हैं 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। और क्या है? पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी, और ई दुलाई वाली बंग महिला। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, उत्तर है इसका बी। व्याख्या में देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का नाम इस प्रकार है। इंदुमती किसकी है? ये किशोरीलाल गोस्वामी की है। क्या है? गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी, प्लेइंग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी, दुलाई वाली बंग महिला। शुक्ल जी के अनुसार इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 मिलती हैं। कौन सी? इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। इस प्रकार राइट आंसर बी है। शुक्ल जी हिंदी की पहली कहानी के क्रम में इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है। ये 11 वर्ष का समय तो दुलाई वाली देखते हैं। नंबर 38 सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में रचना और शीर्षक है और सूची सेकंड में विधा है। ठीक है। ए लोक ऋण संस्मरण, बी जीवन परिधि उपन्यास, सी चली फागुनहट बौरे आम कहानी संग्रह, डी मेरे सहृदय सदैव निबंध। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर सी है। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं एक बार। लोक ऋण क्या है? ये उपन्यास है। लोक ऋण उपन्यास। ठीक है। जीवन परिधि कहानी संग्रह, चली फागुनहट बौरे आम, ये क्या महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं? ये किसकी विवेक की राय की महत्वपूर्ण रचनाएं दे रखी हैं? ये जो अभी हमने पढ़ी थी इसमें। ठीक है, आप वीडियो को रोककर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है। क्या कथन है? ए प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1852 में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ था। बी संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी। सी उन्होंने हिंदी प्रदीप्ति पत्रिका का प्रकाशन संपादन किया। डी दांत भाव आप बात धोखा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है। किससे? प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित है। ए प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1852 में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ था। बी संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी। ठीक है। सी उन्होंने हिंदी प्रदीप्ति पत्रिका का संपादन किया। डी दांत भाव आप बात धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। ई कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, गौ संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर डी है। कौन सा? बी संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी। उसके बाद डी दांत भाव आप बात धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। और ई कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, गौ संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसकी एक बार। नीचे दिए गए कथनों में प्रताप नारायण से संबंधित कथन है। ए संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी। सेकंड दांत भाव आप बात धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। थर्ड कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव और गौ संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। ये प्रताप नारायण मिश्र का जन्म किसमें? 1856 में हुआ और वो उसमें 1852 दे रखा था, है ना, इसीलिए वो राइट आंसर नहीं था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव जिले में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र 1883 में कानपुर में ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन संपादन शुरू किया। और क्या है इसका? प्रताप नारायण मिश्र तथा भारती हरिश्चंद्र दोनों ने भारत दुर्दशा शीर्षक से नाटक लिखे। भारतीय ने 1880 में, जबकि प्रताप नारायण मिश्र ने 1902 में भारत दुर्दशा नाटक लिखे।